हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक। बच्चों, आजकल एक न्यूज़ ब्रेक हो रही है कि केरला में नीपा वायरस का आउटब्रेक हो गया है। नीपा वायरस एक बहुत ही खतरनाक किस्म का वायरस है और जो भी व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है, उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम रहती है। अभी तक अगर हम बात करें तो 2 लोगों की मृत्यु केरल में इस डिजीज से हो चुकी है। और अगर बात करें कि इसमें मृत्यु दर की बात करें तो 40 से 75%। कोविड में अगर हम बात करें तो बहुत ही कम मृत्यु दर थी, 1% 2% डेथ रेट होता था। लेकिन यहाँ पर डेथ रेट जो है नीपा वायरस डिजीज में, ये 40 to 50% के 75% के आसपास इसमें डेथ रेट है। और इस बीमारी का कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इसके लिए एक स्पेशल तरह की दवा बनाने की कोशिश कर रही है। और उस दवा को कहते हैं हम लोग तकनीकी भाषा में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो बेसिक द न्यूज इज कि केरला में एक आउटब्रेक हुआ है। द नेम ऑफ द आउटब्रेक एंड द वायरस इज नोन एज द नीपा वायरस व्हिच हैव large mortality rate. 40 to 75% of mortality rate is recorded in this particular kind of disease, and government of India is collaborating with Australian government to develop monoclonal antibodies for the treatment of this particular disease. अगर हम बात करें ये कैसी डिजीज है तो ये एक जूनोटिक डिजीज है। इट्स इंपॉर्टेंट टर्म। जूनोटिक डिजीज किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो कि विशेष प्रकार के एनिमल से इंसानों को होते हैं, जानवरों से इंसानों को होने वाले रोगों को हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। इसके अलावा नीपा वायरस का जो ट्रांसमिशन है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी एक व्यक्ति से जो कि संक्रमित व्यक्ति है उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी इसका ट्रांसमिशन होता है। इसके सिम्टम्स है बहुत ज्यादा तेज बुखार, सिर में दर्द, खांसी, गले में खराश, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और वोमिटिंग। और अगर ये डिजीज बिगड़ जाए तो ऐसी स्थिति में सीजर्स, इंसेफ्लाइटिस और कोमा और अल्टीमेटली मृत्यु भी हो सकती है। जो 2 फैटलिटीज हुई है वो दोनों फैटलिटीज में डिजीज की डायग्नोसिस के 24 घंटे के अंदर दोनों रोगी जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि डिजीज कितनी ज्यादा हार्मफुल है, कितनी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले बात करते हैं कब फैली, तो 1998-1999 की बात है। मलेशिया और सिंगापुर में एक खासकर एक मलेशियन विलेज था, उसके नाम पर इस डिजीज का नाम नीपा वायरस है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक जूनोटिक डिजीज है और जूनोटिक डिजीज होने की वजह से ये जो बीमारी है एनिमल से फैलती है। और इस केस में जो फ्रूट बैट्स हैं, चमगादड़, भारत में पाए जाने वाले चमगादड़ विशेष प्रजाति के हैं। और ये जो चमगादड़ हैं ये फलों का भक्षण करते हैं। तो जिन फलों को इन्होंने कुतरा है, अगर गलती से किसी व्यक्ति ने उस जूठे फल को खा लिया तो ऐसी स्थिति में वो इंसान नीपा वायरस से संक्रमित होने का खतरा उसको बना रहता है। और ऐसी स्थिति में ये जो है फ्रूट बैट्स की सहायता से ये बेसिकली डिजीज जो है वो फैलती है। और एक बार ये डिजीज फैलना शुरू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से इसको कंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक अच्छी बात और खराब बात दोनों कहेंगे। खराब बात इसलिए कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन इसी वजह से जो है अगर हम कहें जो पेशेंट जो है पेशेंट अगर किसी डिजीज में डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है तो डिजीज कोविड की तरह फैलती नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस डिजीज से संक्रमित होता है वो बिस्तर पर चला जाता है और ऐसी स्थिति में वो दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं कर पाता। तो जब कभी भी इंडिया में नीपा का आउटब्रेक हुआ, ये चौथा आउटब्रेक है जो भी रिकॉर्डेड है, और जब भी नीपा का आउटब्रेक हुआ तो ये एक लिमिटेड पीरियड तक लोगों को इसने परेशान किया और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डिजीज अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन जब भी कभी आउटब्रेक हुआ तो उसका रीजन था दैट वाज द फ्रूट बैट। और यही मैंने आपको बताया कि फैटेलिटी रेट हाई होने की वजह से, क्योंकि गलत है अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बचने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए कहें तो ये डिजीज जो है ज्यादा लोगों में फैल नहीं पाती। अभी तक कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट इस डिजीज के लिए बना नहीं है, केवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के द्वारा ही इसका इलाज किया जा सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशल तरह की सेल्स हैं, जैसे कि इस केस में स्प्लीन सेल या हमारी जो स्पेशल तरह की सेल्स होती है जो कि अलग अलग तरह के हमारे शरीर की इम्यून सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी को हम लोग जोड़ देते हैं कैंसर सेल के साथ, और ऐसी स्थिति में एक नई हाइब्रिड सेल बनके तैयार होती है जिनमें कैंसर कोशिकाओं की तरह लगातार मल्टीप्लाई करने का, लगातार अपनी संख्या बढ़ाने का की पावर होती है, और साथ साथ
इनके अंदर WBC सेल्स यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की तरह एंटीबॉडीज बनाने की भी क्षमता होती है। तो एक बार हमने डिजायर्ड एंटीबॉडी बना ली, ऐसी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, उनको कैंसर सेल्स के साथ फ्यूज कर दिया और हमें ऐसी सेल लाइन मिल जाती तो जो कि लगातार डिवाइड करती रहती है और ये एंटीबॉडीज बनाती रहती है। इन्हीं एंटीबॉडीज को, चूंकि ये विशेष प्रकार की किसी सेल से बनी होती है, इसीलिए इन एंटीबॉडीज को हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं। और इसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जो है वो बेसिकली निपा वायरस की डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इसमें काम कर रही है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और इंफेक्शन डिजीज के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें अभी के लिए, तो गेररा में आउटब्रेक हो रहा है और अभी ये चल रहा है, 2 लोगों की मृत्यु हो सकी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का निर्माण करवा रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। और हम आशा करते हैं आने वाले समय में ये डिजीज जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और जो भी लोग इस डिजीज से ग्रसित हैं वो आने वाले समय में उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिल सके, जिसकी वजह से उनका इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ।